अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं होलीना शिगरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा धचका, दो सूबों में अपनी ही हुकूमत के खुद साख्ता खात्मे। आजाद जम्मू कश्मीर में अपने वजीर आजम की अदालत से नाअहली के बाद आज गिलगित बल्तिस्तान में भी पीटीआई के वजीर आला खालिद खुर्शीद साहब की हुकूमत का खात्मा हो गया है। आज चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के जज मलिक इनायत उर रहमान, जज जौहर अली और जज मोहम्मद मुश्ताक पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच ने जाली डिग्री केस में फैसला सुनाते हुए वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान जनाब खालिद खुर्शीद साहब को नाअहल करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली गुलाम शहजाद आगा की जानिब से यह वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की लॉ की डिग्री को चैलेंज किया गया था। अपनी दरख्वास्त में गुलाम शहजाद आगा की जानिब से वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 62 और 63 की बुनियाद पर नाअहल करने की दरख्वास्त की गई थी। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की नाअहली से मुतालिक मुख्तसर फैसले जो सामने आया है, उसमें दिलचस्प बात यह है कि अदालत की जानिब से दरख्वास्त गुजार के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला सामने आया है। चीफ कोर्ट ने स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली को दरख्वास्त गुजार गुलाम शहजाद आगा के खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 के आर्टिकल 51 के जेली आर्टिकल 3 के तहत रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान को भेजने का हुक्म भी सामने आया और अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि दरख्वास्त गुजार ने इस हकीकत को छुपाया कि वो 23 अप्रैल 2019 से मुतालिका इदारे और हुकूमत की जानिब से 4th शेड्यूल में होने के बायस कड़ी निगरानी में थे। लिहाजा बादियों नजर में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 231 और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 की मुतालिका शिकों के तहत उनकी नाअहली बनती है। खालिद खुर्शीद खान 2 साल 7 माह और 3 दिन तक गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला रहे। आज सुबह गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की तहलील के खदशे के पेश नजर अपोजिशन की जानिब से वजीर आला के खिलाफ स्पीकर असेंबली के पास तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवाई गई थी और अपोजिशन के 9 अरकान असेंबली के दस्तखत उस पर मौजूद थे। जहां एक जानिब पीटीआई के लिए यह अदालती फैसला किसी धचके से कम नहीं, वहीं दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई को आज मुख्तलिफ मुकदमात में अदालतों से जमानतों के साथ साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से तोशाखाना केस में बड़ा रिलीफ मिला है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से तोशाखाना केस पर 23 जून को महफूज करदा फैसला सुनाया गया, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मामला वापस ट्रायल भिजवाते हुए हुक्म दिया है कि ट्रायल कोर्ट चेयरमैन पीटीआई के वकील के दलाइल दोबारा सुनकर तोशाखाना केस नाकाबिले समाअत करार देने की दरख्वास्त पर फैसला करे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट के सामने उठाए गए एतराज़ात को कानून के मुताबिक देखने के बजाय अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक निपटाया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील का मजीद अपने दलाइल में कहना था कि एक्ट के सेक्शन 192 के तहत शिकायत कुनंदा ईसीपी या ईसीपी की जानिब से नामजद करदा शख्स हो सकता है, जबकि मौजूदा केस में ऐसा नहीं है। दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से मयाद के हवाले से भी दलाइल सामने आए, जिसमें वकील का कहना था कि एक्ट के सेक्शन 137(4) के तहत रुकने कौमी असेंबली के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई उसकी जानिब से अपने असासों की तफसीलात जमा करवाने के 120 दिन के अंदर अंदर हो सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अपने फैसले में मजीद लिखना है कि दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद कुछ कानूनी सवालात के जवाब जरूरी हैं। पहला सवाल यह कि आया शिकायत कुनंदा ईसीपी का नामजद करदा था? क्या ईसीपी की जानिब से 21 अक्टूबर 2022 को अपने किसी ऑफिसर को शिकायत दर्ज करवाने का इख्तियार देने का फैसला दुरुस्त है? एक्ट के सेक्शन 137(4) में मुतय्यन करदा मियाद का इतलाक एक्ट के सेक्शन 192 के तहत दर्ज की जाने वाली शिकायत पर ईसीपी और किसी शख्स पर होता है। एक्ट के सेक्शन 137(4) में मुतय्यन करदा मियाद क्या सिर्फ ईसीपी की जानिब से क्रिमिनल शिकायत के हवाले से है और लाजमी नहीं है? क्या 120 दिन की हद मुकर्रर करके ईसीपी को आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 218(3) और आर्टिकल 222 में हासिल इख्तियारात को महदूद कर दिया गया है? चीफ जस्टिस का अपने तफसीली फैसले में लिखना है कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से इन मामलात को नजरअंदाज किया गया। ट्रायल कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को नाकाफी वजूहात की बिना पर रद्द कर दिया गया। लिहाजा ट्रायल कोर्ट दरख्वास्त को नए सिरे से सुनते हुए इस पर 7 रोज के अंदर अंदर फैसला करे। याद रहे कि बिल्कुल 1 साल कबल यानी 4 जुलाई 2022 को 6 अरकान कौमी असेंबली की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना का रेफरेंस स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ को भेजा गया था। बाद स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 19 सितंबर 2022 को तोशाखाना नाअहली रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया गया था। 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना को का महफूज फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार देते हुए फौजदारी कार्रवाई के लिए
रेफरेंस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। ट्रायल कोर्ट की जानिब से 10 मई 2023 को चेयरमैन पीटीआई पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। दूसरी जानिब जैसे जैसे हुकूमत के खात्मे के दिन करीब आ रहे हैं नाज़रीन, वैसे वैसे कवानीन में तरमीम को लेकर हुकूमत की फुर्तियां देखने में आ रही हैं। आज हुकूमत की जानिब से नैब कवानीन में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम भी सामने देखने में आ रही है और ये एक मिडनाइट ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम लेकर आई गई है। कायम मकाम सदर पाकिस्तान सादिक संजरानी साहब की जानिब से यह नैब का नया तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिसके तहत नैब के पास मुल्जिम को इंक्वायरी की सतह पर गिरफ्तार करने का इख्तियार हासिल होगा, जबकि इस ऑर्डिनेंस के तहत जिस्मानी रिमांड की मुद्दत 14 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है। तरमीम के तहत किसी को फायदा पहुंचाने के लिए बदले में तहाइफ की लेन देन भी जुर्म करार दी गई है। चेयरमैन नैब को मुकदमे में किसी भी फर्द को वादा माफ गवाह बनाने का इख्तियार भी हासिल हो गया है और गवाह की जानिब से कोई बातचीत छुपाने पर उसकी माफी मनसूख हो जाएगी। माफी मनसूखी पर वादा माफ गवाह की गवाही उसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकेगी। तो ये अब जाते जाते हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। हम बात करेंगे आज गिलगित बल्तिस्तान में जो डेवलपमेंट देखने में आ रही है, अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट, उस पर बात करेंगे। आई एम वेरी ऑनर्ड हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वजीर खजाना गिलगित बल्तिस्तान जनाब जावेद अली मनवा साहब। मनवा साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जावेद साहब बताइएगा कि क्या ये जो कुछ आज देखने में आया और जो डेवलपमेंट नजर आ रही है, एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद थी कि ये कुछ होने जा रहा है? लेकिन जी जिस तरह से पूरे मुल्क में सियासी माहौल जो है वो चल रहा है, उसके ऊपर अगरचे ये केस जो है वो तकरीबन 1.5 साल से सब जुडिस था और इसके ऊपर इसकी कार्रवाई चल रही थी और पूरे मुल्क के अंदर जो सियासी टेम्परेचर गर्म है वो कभी उम्मीद की जा रही थी कि इस जो केस का फैसला भी है शक्ल में आएगा। तो ये जहां तक बात है कि एक्सपेक्टेड था कि नहीं था, प्रिट मच जो है वो सारे जो है इस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह होने जा रहा है। आपको पता था कि आपकी हुकूमत का खात्मा हो सकता है किसी भी वक्त? देखिए, जहां तक बात है हुकूमत के खात्मे की, तो अगर ये हुकूमत जब से सेंटर के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की ये मखसूस हैसियत हमेशा से रही है कि फेडरल के अंदर गवर्नमेंट की चेंज के साथ इस तरह की शफलिंग जो हैं या तो आपकी पावर कटिंग जो है वो होती है। और लेकिन जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली दफा एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ये फैसला आया, अब अदालती फैसले के ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन जो सियासी टेम्परेचर था उसके हवाले से काफी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऐसा कुछ होगा, तो जो हो गया आज। राइट, बट मनवा साहब आ चुके, खालिद खुर्शीद साहब भी प्रेस टॉक जब कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि जी कप्तान के साथ थे, हैं और रहेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंसान की जीत कुर्सी के साथ नहीं किरदार के साथ है। लेकिन जो लड़ाई और जो एक इंप्रेशन है वो यही है बज़ाहिर कि लड़ाई का आगाज उस वक्त से हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की प्रोटेक्शन के लिए वो फोर्स लेकर लाहौर जमान पार्क में मौजूद थे। बट आप लोग सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में अपील का कोई इरादा रखते? आज आपकी पार्टी के पार्लिमानी इजलास भी हुआ। देखिए, इसमें अभी जो उनके कानूनी टीम है उनके साथ उनकी मुशावरत जारी है। जहां तक बात है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये पहली दफा हुआ है और यहाँ की एक मखसूस सियासी हैसियत है। इसके ऊपर यहाँ पे पार्टीज यकीनन तमाम वफाकी पार्टियां यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी यकीनन गिलगित बल्तिस्तान की तामीर तरक्की है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अमन-ए-आमा का क़याम है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो वो चीजें हैं जिनके ऊपर तमाम सियासी अकाबरीन जो हैं वो इस वक्त आपस में मुशावरत में हैं। हमारे पार्लिमानी ग्रुप का भी इजलास अभी भी जारी है, मैं उससे निकल के आया हूँ। तो इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में अगर अदालती फैसले के जरिए एक चीफ मिनिस्टर जो है वो उनके खिलाफ फैसला आया है, तो गिलगित बल्तिस्तान के जो उमूमी सियासी माहौल है इसको गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को मलहूज़ खातिर रखते हुए आगे लेके जाने के लिए मैं भी मुशावरत का अमल जारी। वो बात दुरुस्त है, लेकिन अपील की तरफ कोई बातचीत हुई है अभी आपकी पार्टी इजलास में भी? देखिए, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहब ने, चूंकि ये उनका इंडिविजुअल केस था, तो उसके ऊपर वो अपने कानूनी माहिरीन के साथ राब्ते में हैं, उसके ऊपर वो बेहतर बता पाएंगे। ठीक है, मनवा साहब आखिर में ये बता दीजिए कि अगले वजीर आला के लिए किसे नामजद किया जाएगा? देखिए, अभी इस पे जो पार्लिमानी ग्रुप है ओवरऑल जो सिनारियो है, चूंकि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो फेडरल की ग्रांट के ऊपर चलने वाला एक सूबा है, तो बहुत सारी वर्किंग रिलेशनशिप्स को और बहुत सारी मजीद सियासी चीजों को मलहूज़ खातिर रखना यहाँ जरूरी है और इसके ऊपर मशावरत का अमल अभी शुरू हुआ है।
ये मशावरत का अमल किस शक्ल में कहाँ कल्मिनेट होगा, ये इसके ऊपर अभी कुछ कहना जो है वो, क्योंकि आज खालिद खुर्शीद साहब कह रहे थे अगर वो नहीं होंगे तो कोई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जो है वो सामने होगा, तो अभी तक किसी के नाम फाइनलाइज नहीं हुआ यानी? नहीं, उसके ऊपर अभी भी मुशावरत का अमल शुरू हुआ है, वो जारी है और बेहतर फैसला कोई ना कोई देखने को मिलेगा। राइट, बहुत शुक्रिया जावेद अली मनवा साहब, थैंक यू आपके वक्त का। साबिक वजीर खजाना गिलगित बल्तिस्तान जावेद अली मनवा साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि पार्टी का इजलास जो है वहां पर हो रहा है और उसमें अभी तक फैसला ये नहीं हुआ कि वजीर आला के मनसब के लिए इनका उम्मीदवार अब कौन होगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाजी, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब इस वक्त उनकी पोजीशन क्या नजर आ रही है इंतखाबात के हवाले से? वो ऑलरेडी इस बात को बारहा कह रहे हैं कि जी उनकी जमात को डिसमेंटल किया जा रहा है। अब टॉप टियर लीडरशिप से काफी जो रहनुमा हैं वो अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और आज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी जो तहरीरी फैसला उनकी जानिब से जारी किया गया है तोशाखाना केस में किस हद तक रिलीफ उनको मिला है और टेम्पररी रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए क्या ये कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि फिर मामला जो है वो दोबारा ट्रायल कोर्ट की तरफ चला गया है। दुबई के बाद सऊदी अरब रवानगी है नवाज शरीफ साहब की, वहां क्या मामलात हैं और क्या जो कहा जा रहा है कि जी चौथी बार नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा के मनसब पर आ सकते हैं, इसमें कितनी इस वेटेज नजर आ रही है इस बात में? इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब, गुफ्तगू का आगाज इस बात से कि ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद जहां पर दोनों सूबों में आप जानते हैं कि निगरां सेटअप मौजूद है, उसके बाद आजाद कश्मीर के बाद आज गिलगित बल्तिस्तान भी पीटीआई वहां से भी हाथ धो बैठी है। आपको आज की ये जो डेवलपमेंट है जहां पर वहां के चीफ मिनिस्टर की डिग्री जाली करार दिया जाना चीफ कोर्ट की जानिब से और साथ साथ उनको नाअहल करार दिया जाना, क्या आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक क्लियर मैसेज है? देखें, किसी ने तो नहीं कहा था कि जीबी के चीफ मिनिस्टर जाली डिग्री जमा कराएं, और ये केस कोई इमरान खान की गवर्नमेंट जाने के बाद तो नहीं हुआ। ये तो उनके जो मुखालिफिन उनके साथ इलेक्शन लड़ रहे थे उनकी केस था और फैसला अब आ गया। और जिस तरह कश्मीर की बात है, वहां पे अगर आप तौहीन अदालत करते हैं तो किसी ने तो जबरदस्ती बयान नहीं दिलवाया, या तो वो कह दें कि जी मुझसे किसी ने बयान जबरदस्ती दिलवाया था, मुझे कोई नशा पिला दिया था, फिर तो बात कह सकते हैं। जब वो भी नहीं हो रहा, एक बंदा खुद तौहीन अदालत करे, तो ये और पंजाब और केपी से भी किसी ने नहीं निकाला, खुद इमरान खान साहब निकल गए। जिस तरह 9 मई को बम पे पांव मारा और अपनी पार्टी को खुद फंसा बैठे, क्योंकि खुद फ्रंट से कहते हैं लीड करना है और निकलते घर से भी नहीं। तो फिर ये सारी चीजें अब इकट्ठी हो गई। वो इत्तेफाक आप कहेंगे हमारे यहाँ नहीं मानेंगे, क्योंकि पीटीआई ये कह रही है देखें जी बारी बारी हमें निशाना बना रहे हैं और हमें फारिग कर रहे हैं। तो अब चीफ मिनिस्टर जीबी जो जिस दिन से इमरान खान की हुकूमत गई है वो मुसलसल उनके गार्ड के तौर पे फराय सर अंजाम दे रहे थे। जो जीबी को तो शहबाज शरीफ के भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी मोहिउद्दीन मोहम्मद वानी चला रहे थे, जहाँ पे अब एक समर फिएस्टा भी शुरू हो गया, एजुकेशन एक्सपो है, पूरी पाकिस्तान से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के लोग वहां पहुंच रहे हैं। उन्होंने वहां पे एक इनकलाब लेके आए हैं चीफ सेक्रेटरी का। कभी वहां तो दौरों के अलावा कोई काम ही नहीं होता था, वो वहां एजुकेशन और उनमें काम कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं था। चीफ मिनिस्टर तो सिर्फ लड़ते थे उनसे, चीफ सेक्रेटरी से, कि आप इतना काम क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए मुश्किल हो रही है, फलां हो रही है। राइट, बट आमिर साहब 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है इंतखाबात से लेकर अब तक। आपको क्या लगता है कि चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान का मसला वफाक से था या एस्टैब्लिशमेंट से? नहीं, देखिए मैं उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो भी किया, अगर आप समझते हैं कि वो खान के साथ बैठे थे, वो जीबी के सिपाहियों को लेके पंजाब में पंजाब पुलिस के साथ और इदारों के साथ टकराने के लिए बैठे थे, तो वो तो सेटलमेंट हो गई थी। इंटीरियर मिनिस्टर का ऑर्डर हो गया था मिनिस्ट्री का कि आप नहीं ले जा सकते उनको, क्या उस टेरिटरी से बाकी जगह पे आपको सिक्योरिटी दी जाएगी। हाँ, मैसेज जरूर समझा जाएगा। ये होता है कि जी चूंकि आप विफाक के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं तो फिर आपको नताइज का सामना करना चाहिए। तो जब वो कहते हैं ना लड़ना हो तो हथियार अपने पूरे रखें, तो फिर जाली डिग्री क्यों रखी? ये बात तो चीफ मिनिस्टर को समझनी चाहिए थी कि भाई आप कितनी कमजोर फुटिंग पे हैं और आप सीना तान के अगर खड़े होने की कोशिश करने के लिए दिखाना चाह रहे हैं कि मैं अपने लीडर के साथ हूं। होना भी चाहिए लीडर के साथ वफादार, लेकिन आपको उन सूबे के लोगों के हकूक का ख्याल रखना चाहिए जहां से आप चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं। बेशक आपकी नॉमिनेशन हुई है आपके लीडर की तरफ से, लेकिन आपको सूबे में बैठना चाहिए। और दो आमिर साहब चीफ मिनिस्टर जी, लेकिन चीफ मिनिस्टर की जानिब से बारहा इस मामले पे कहा गया कि जी
तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं, तस्दीक शुदा हैं, तमाम वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा कराए गए हैं और हमेशा से इस बात की तरदीद की गई। लेकिन बहरहाल 4 सूबों से अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जिट हो चुकी है, चारों सूबे उनके हाथ में नहीं है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी किधर है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी क़यादत ने दबो दिया है, उसका वोटर मौजूद है, उसका सपोर्टर मौजूद है और वो बड़ा मायूस हो गया हुआ है। मायूस इसलिए हो गया है कि उनको ये नहीं पता था कि पीटीआई की लीडरशिप इतनी बोधी साबित होगी। क्या यही काम 16, 17, 18 में नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के साथ नहीं हुआ? कितने लोगों को पकड़ा? यहाँ तो जमानतें घंटों के हिसाब से मिनटों में मिलती रही हैं और दर्जनों मिलती रही हैं। वहां तो 2.5 साल जमानत भी होती थी, लेकिन उनके लोग नहीं छूट के भागे क्योंकि उनके लीडर ने आके अरेस्ट दी। उनकी लीडर की बेटी उनके साथ आके अरेस्ट में शामिल हुई। अब आप मुझे बताएं, जब वो आके शामिल भी हो गई, जेल में चले गए, तो उनकी पार्टी खड़ी हो गई। जिस आम केसों में अरेस्ट से बचने के लिए कहीं जीबी पुलिस का सहारा, कहीं खवातीन का सहारा, कहीं नौजवानों का पेट्रोल बम लगा के, तो फिर ये नतीजा होना था कि फिर लोग बददिल भी हुए, बुजदिल भी हुए, डर भी गए और अपनी पार्टियां छोड़ते जा रहे हैं। कोई 1 हफ्ते से, कोई 2 हफ्ते में, कुछ लोग बिल्कुल हैं, शहरियार अफरीदी हैं, अली मोहम्मद खान है, जो लोग डट के खड़े हैं, कुछ छुप के खड़े हैं। हाँ। और बहुत सारे लोग जो केपी से अभी गायब हैं, जिनके बारे में इत्तलात आएंगे अगले 10-12 दिन में, वो परवेज खट्टक के साथ अनाउंसमेंट हो जाएगी एक बड़े ग्रुप की। तो मेरा ख्याल है कि वो जो लीडरशिप का फुकदान है ना, कि लीडरशिप देना, अपनी सेकंड थर्ड टीयर को तैयार करना कि अगर कुछ मामला होंगे तो कौन कैसे खड़ा होगा, और वो खान साहब का वन मैन शो था। नतीजा यही हुआ है कि शाह महमूद कुरैशी जो कहते हैं झंडा मेरे पास है, उनको एनडीए का टिकट नहीं दिया। जब खान का तोती बोल रहा था, उन्होंने इनको सूबाई असेंबली पंजाब का टिकट नहीं दिया और मरकज में उन्होंने जाहिर समझा हुआ था कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है। तो ये 3 महीना था, 13 में तो सारे 10 दिन तो थे ना अंदर से। ठीक है, बट आमिर साहब, अभी बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी इस बात के लिए तैयार नजर आ रही है कि अगर पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी अमल में आती है तो मामला फिर किस तरह से आगे लेकर जाया जाएगा। लेकिन आपके ख्याल में गिरफ्तारी आपको लगता है कि 9 मई के मुकदमे में हो सकती है या ये जो 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है? ठीक है, आज आपको पता है कि उनको तोशाखाना केस में नैब ने बुलाया था, जिसमें उनको जमानत मिल गई और इस वक्त वो उन नैब के पास गए हैं अपनी एहलिया के साथ और उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जाहिर है, जब उन्होंने जमानत करा दी तो उन्हें पेश भी होना था और उन्हीं को सामने रखते हुए आपको और हमें पता है कि रात ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, जिसमें अब बारे सबूत, जिस तरह इमरान खान के दौर में मुशर्रफ से लेकर अब तक चलता रहा कि जिसके ऊपर इल्जाम लगेगा उसके ऊपर आएगा, वो भी आ गया उनके ऊपर। और बाकी चीजों में वो जो रिमांड 14 दिन से 30 दिन तक किया है और इन्वेस्टिगेशन की बजाय इंक्वायरी स्टेज पे भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो और सारे पावर्स ऑफ अरेस्ट जो है वो चेयरमैन नैब के हवाले कर दिए गए हैं। बट आमिर साहब, इसमें एक सवाल ये भी बनता है कि इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ दिस करंट गवर्नमेंट, क्योंकि 90 डेज से इसको 14 डेज का रिमांड किया गया था और 14 डेज से वापस से 30 रोज का कर दिया गया। देखें, ये वो न सिर्फ ये किया गया बल्कि वो जो बारे सबूत दोबारा मुलजिम पे डाला गया वो भी चेंज किया गया। ओरिजिनल नैब ऑर्डिनेंस जो जनरल मुशर्रफ ने लगाया था वो भी शिक बहाल हुई है। तो मेरे ख्याल में वो तो इसलिए हुई है कि जिस तरीके से जमानतें इमरान खान और उनकी टीम को मिल रही हैं, जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लिए 2-2, 2.5 साल के बाद जाके अवेलेबल हो रही थी, ये पेशी से पहले, अरेस्ट से पहले इनकी मुसलसल बेल हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने वो काम किया जो इमरान खान साहब ने खुद कहा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि जी बहाल करें, पुराना कानून बहाल करें, ये चीजें गलत हैं, वो उन्होंने वो कर दिया। इनके गले वो अपनी रिट भी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने ना स्टे दिया है और ना फैसला किया है। अभी तक वो चल रहा है, आपको और हमें पता है सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी हियरिंग हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने वो चीजें कुछ उसमें से बहाल कर दी हैं जो खान साहब ने कहा हुआ है कि इनको होना चाहिए था। और अब वो किस तरह, गवर्नमेंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ रहा है, खुद खान साहब पे भी आएगा कि जी आप तो इनकी बहाली के लिए गए थे, गवर्नमेंट ने बहाल कर दी। दोनों अपनी अपनी तरफ से सियासत कर रहे हैं और यही इस मुल्क का चलन है कि जिसको जो चीज अच्छी लगती है उस वक्त वो खान गुस्से में कहते थे कि देखूंगा इनको एसी कैसे मिलेगा, मैं देखूंगा इनको जाके, मैं अमेरिका में वो आमों पे हाथ फेर के कहते थे कि मैं इनके बताऊंगा तबीयत साफ करूंगा, जबकि काम उनका नहीं था, ये अदालतों का था। अदालतें ही ABC क्लास देती हैं किसी मुल्जिम को उसकी एजुकेशन, उसके हिसाब किताब से, वो खान साहब खुद फैसले कर रहे थे। बिल्कुल, बट आमिर साहब, आपको क्या लगता है, कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, के एक तरफ तोशाखाना का भी मामला है जो कि ट्रायल कोर्ट पे वापस भेजा गया है, दूसरी तरफ और 7 डेज के अंदर के हवाले से भी मेंशन किया गया है इस ऑर्डर में,
दूसरी तरफ जो है 190 मिलियन पाउंड्स का केस है, और एक तरफ 9 मई के जो वायलेंस है उसके हवाले से भी मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ है। किस में ज्यादा वेटेज नजर आ रही है, क्योंकि गिरफ्तारी की अब चेमोगोइयां बड़े उरूज पे है, बड़ी बाज़गश्त है, और अगले 2 हफ्ते के अंदर कहा जा रहा है कि जी गिरफ्तारी अमल में आएगी। असल में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि ईद से पहले ये बात हमने भी कही कि ईद के बाद ये मामला अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाएगा। एक तो नया ऑर्डिनेंस की सूरत में चीजें आ गई, दूसरा जो 9 मई का है, मैं आपको बताऊं मिलिट्री कोर्ट में जो फर्ज जुर्म लगनी है ना, वो 60 दिन का एक अमल है जो तकरीबन 9 जुलाई से आप समझ 9 जुलाई के करीब जाके वो मुकम्मल हो जाएगा। आप 2-4 दिन और बढ़ा लें, उसके बाद जब अगर अरेस्ट होंगे तो वो फैसला भी फिर 15-20 दिन में आ जाएगा। कोई ऐसा लंबा चौड़ा इशू नहीं होगा। अगर खान साहब को उसमें पकड़ लेते हैं तो चीजें जिस तरीके से फॉर्मेशन कमांडर्स की आई है ब्रीफिंग जो कि दी है, एसपीआर ने ब्रीफिंग दी है, तो उसमें तो वाजह है कि जी ना किसी सहूलतकार को छोड़ा जाएगा, उन्होंने अपने हाजिर सर्विस लोगों को, रिटायर्ड लोगों को, और मेरे हिसाब किताब में 3 दर्जन के लगभग रिटायर्ड लोग इस केस के अंदर आप और हम कुछ दिनों बाद देखेंगे उनके नाम सामने आ जाएंगे। वो पकड़े जा चुके हुए हैं, उनकी रैंक्स भी वापस लिए जाएंगे, उनकी पेंशन भी ली जाएंगी, कुछ हाजिर सर्विस होंगे, और उसके बाद सिविलियंस के साथ जिनका उनके साथ बनता है, जो बजाय पीटीआई की क्यादत की तरफ बात जा रही है, तो बख्शना तो फिर उनको नहीं। जब अपने अदाले के नहीं लोगों को छोड़ेंगे तो फिर स्टेट की जो बात बार बार की जा रही है, तो फिर उसके अंदर जिन जिन लोगों ने काम किया है, अगर खान ने नहीं किया है, कोई सबूत नहीं है, तो फिर उनको परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन परेशानी की बात नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था हाई कोर्ट में बैठ के कि अगर मुझे दोबारा पकड़ा तो यही कुछ फिर होगा। राइट, बट इस बात की वजाहत उन्हें देनी पड़ेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन बशमूल उनके मामलात उस तरफ जा सकते हैं, क़यादत तक जा सकती है बात, और यही आपको लगता है एक बेसिस बनेगी इंतखाबात के लिए भी? देखिए, मुझे अभी तक तो इलेक्शन नवंबर के पहले हफ्ते में नजर आ रहे, मुझे बिल्कुल क्लियर है कि 90 दिन का ये ऑप्शन लेगी फेडरल गवर्नमेंट जाते हुए कि 13 अगस्त की बजाय ये 9-10 अगस्त को गवर्नमेंट तोड़ देंगे, और मौजूदा चीफ जस्टिस 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है ताकि इलेक्शन का प्रोसेस मौजूदा चीफ जस्टिस के जाने के बाद हतमी सूरत इख्तियार करता हुआ नजर आए। राइट, आमिर साहब आपने कहा, ठीक है, आपने कहा पहले हफ्ते में अगर नवंबर के इंतखाबात आपको होते दिखाई दे रहे हैं, और ये पीटीआई चेयरमैन को माइनस करके उसी फॉर्मूले के तहत होंगे इंतखाबात? जी जी, दोबारा बताइएगा। पीटीआई चेयरमैन माइनस पीटीआई चेयरमैन फॉर्मूले के तहत ही होंगे इंतखाबात? ये बड़ी हद तक मुमकिन है, क्योंकि अगर वो नाअहल हो जाते हैं, सजा हो जाती है, तोशा खाना केस में जहां आपने बताया 7 दिन में फैसला ये होना है कि वो काबिल समाअत है या नहीं, तो फिर वो अगले फिर चंद दिन में 2 गवाहियों की सूरत में ही होना है। और आज कितने दिन मुझे नहीं लगता कि वो जो गवाह होंगे वो लंबी थोड़ी स्टेटमेंट देंगे। इलेक्शन कमीशन का एक बंदा होगा, इत्तला होगा, तो उन लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट देनी है, ख्वाजा हारिस ने उनके ऊपर बहस करनी है, और फैसला फिर उसके बाद 15 दिन में आ सकता है। और उसके मेंटेनेबिलिटी के बाद उसके अंदर कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होनी, सजा तो होनी है 62(1)(f), क्योंकि बयान हल्फी झूठा साबित हुआ है। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो उन्होंने जमा कराया, चीजें जो उन्होंने जमा कराई वो चीजें सामने है, और उधर से फिर ये जो दूसरा मिलिट्री कोर्ट का केस है, मुझे नहीं लग रहा कि आप सुप्रीम कोर्ट उसको डिसीजन देने। अच्छा, इसमें 62(1)(f) में आमिर साहब आप बेशक ये करेक्ट कर सकते हैं, 63(1)(p) का जिक्र किया जा रहा है, उसके तहत ये चूंकि पिटिशन गई थी 63(1)(p) की, क्योंकि 62(1)(f) की तो चले नाअहली की तायात, नाअहली की मुद्दत के हवाले से अब तो सामने आ गया है कि 5 ईयर्स तक वो उसकी लिमिट जो है वो रिड्यूस डाउन कर दी गई है, लेकिन 63(1)(p) आपके ख्याल में वो भी ताहयात ही नाअहली कंसिडर की जाएगी? नहीं, देखिए अब जो नया कानून बन गया है, जो अभी तक मौजूद है, उसमें अब ताहयात नाअहली का लफ्ज कहीं नहीं लिखा, बल्कि ये लिखा गया है 62(1)(f), और जहां कहीं नाअहली की मुद्दत नहीं लिखी हुई वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल होगी। नैब कानून के अंदर नाअहली 7 साल 10 साल मौजूद है, लेकिन उन्होंने मेंशन कर दिया कि ताहयात नाअहली अब किसी केस में नहीं होगी। तो 5 साल की जो बनती है, उस जब अल्फिया बयान आपका गलत हो जाएगा तो आप 62(1)(f) में सादिक और अमीन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो फिर आपको वो 5 साल की नाअहली बनती है, ताहयात नाअहली अब किसी चीज में नहीं। ठीक है आमिर साहब, 2 सवाल, और चूंकि नवाज शरीफ साहब की सऊदी अरब में मौजूदगी के भी हवाले से, लेकिन उससे पहले क्या आपके ख्याल में कबल वक्त असेंबलियां तोड़ी जा सकती हैं? कबल वक्त से मुराद अगर आप सोच रही हैं आजकल में, तो मुझे नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि मुद्दत मुकम्मल होगी? वो मतलब अगस्त के 2nd वीक में ही तोड़ी जाएंगी। यानी कि 12 अगस्त तक की जो डेट है उससे पहले आपको नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा? मतलब वो पूरी नहीं करेंगे, 60 दिन की तरफ नहीं जाएंगे, 13 अगस्त की डेट जो फाइनल है उससे 2-3 दिन पहले तोड़ देंगे ताकि 90 दिन बाद इलेक्शन हो। ओके, तो वो अगर 8-9 अगस्त को तोड़ते हैं तो वो 8-9 नवंबर बनती है, जो मेरे सामने 7-8
नवंबर इलेक्शन की तारीख आ जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ। ठीक है आमिर साहब, और सऊदी अरब में जो नवाज शरीफ साहब की वहां पर मौजूदगी है, क्या आपको लगता है मामला तय हो चुके हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान? नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान में आज जब हम बात कर रहे हैं कोई लड़ाई नहीं है, सीट एडजस्टमेंट पे गुफ्तगू हो रही है। पंजाब में पीपल्स पार्टी जहां उनके मेन लीडर्स हैं लेकिन वो बहुत आगे नहीं है, वो नून से जा रहे हैं और नून बदले में सिंध के अंदर खासतौर पर कराची में एमक्यूएम के साथ मिलके पीपल्स पार्टी के साथ बदले में फिर अदला बदला करेगी कि जी अगर आपको यहाँ चाहिए, जैसे कमरुज़्मान कायरा के लिए बात हो रही है, गिलानी फैमिली के लिए हो रही है, क्योंकि गिलानी फैमिली जो है वो पीटीआई के लोगों से हार गई थी कुछ इलेक्शन, वोट उन्होंने बहुत अच्छे लिए थे, मुजफ्फरगढ़ से ये जीते हैं, मखदूम अहमद महमूद की फैमिली रही आसान में है और वो मजबूत कैंडिडेट है, तो वहां पे ये कुछ सीटों की एडजस्टमेंट बनेगी साउथ में, तो बदले में पीपल्स पार्टी से पीएमएलएन सिंध में सीटें लेगी। ये इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, इंटरम सेटअप पे बात हो रही है कि कौन कौन मुमकिन कैंडिडेट हो सकते हैं और फिर उसके जरिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद ये रास्ता दिया कि वो असेंबली से निकल गए और बाद में उनको पछतावा हो रहा है, लेकिन पछतावे के बावजूद उन्होंने पंजाब असेंबली और केपी असेंबली तोड़ दी। हाँ। फिर उसके बाद वो दोबारा मरकज में एंट्री डाल रहे थे, शाह महमूद वगैरह जो बार बार कह रहे थे कि हम वन टाइम आपको वो दे देंगे आईनी तौर पे कि निराफ ना हो 90 दिन से, आज वो भी आईनी तौर पे निराफ 245 में मौजूद है कि अगर आप कोई काम आइन की मुद्दत में नहीं कर सकते तो आप उस आर्टिकल का सहारा लेके कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट करेगी, जो कि कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब डेट दी थी 14 मई की, तो वो भी उसी आर्टिकल के सहारे थी, वो कुछ और नहीं था। बिल्कुल ठीक है आमिर साहब, लास्ट में ये सिर्फ बता दीजिए, क्योंकि वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के को लेकर भी गुज़िश्ता रोज भी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब अगर कंटिन्यू करते तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा एज प्राइम मिनिस्टर, पीपल्स पार्टी नहीं देखना चाहती, कहते हैं हम एस्पायर करते हैं बिलावल भुट्टो को एज प्राइम मिनिस्टर देखना। तो आपको लगता है, और जिस तरह का एक तासुर है कि एस्टैब्लिशमेंट समेत चीन और खलीजी ममालिक जो हैं उनकी हिमायत शहबाज शरीफ साहब काफी रखते हैं, वही दोबारा इस मनसब पे नजर आएंगे या फिर नए कानून की मंजूरी के बाद नवाज शरीफ साहब चौथी बार इस मनसब पर आते दिखाई देंगे? देखिए, किसी को ये समझ आ रही थी जब जरदारी साहब अचानक सदर पाकिस्तान के ओहदे पे चले गए थे, तो अभी इलेक्शन जब हो जाएंगे तो फैसला नवाज शरीफ के अगर हाथ में होगा, वो अपने लिए करें, अपनी बेटी के लिए करें, वो कर सकते हैं और शहबाज शरीफ उस फैसले को मानेंगे, चाहे इनको दोबारा या इनके साथी को अगर उनके हाथ में होगा तो वो पंजाब में करेंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी, लेकिन जमहूरियत, अगर कुछ लोगों के जहन में ये बात है कि जी खानदान क्यों, तो खानदान ही यहाँ शासित कर रहे होते हैं, तो वो अगर आसिफ अली जरदारी अपने बेटे के लिए बात करते हैं या उनकी पार्टी अपने चेयरमैन के लिए करती है तो उनका ये हक बनता है। जैसे पीटीआई में इमरान खान के अलावा किसी का नाम ही नहीं है कि कोई और किसी और चेयरमैन के लिए या वज़ीर आज़म के लिए उनका राइट, बट आमिर साहब पे सब अपने अपने नाम लेंगे जी, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए अदालती मामलात भी तो किसी तरफ सेटल होते हुए दिखाई देने चाहिए। आपको लगता है हो जाएंगे इंतखाबात से पहले? मेरा भी ख्याल कि कोई बहुत लंबा चौड़ा वो किस्सा कहानी है, वो एडजस्ट देखा ना। मरियम नवाज जिस केस में, जो मेन केस पनामा से शुरू किया गया था और फिर वो जेआईटी बना के और फिर निगरान जज सुप्रीम कोर्ट के जज बन के बैठे और साहब अदालतों से सजाई हुई, उसमें तो मरियम नवाज बरी हो चुकी हैं और मरियम नवाज को सजा दे के नवाज शरीफ को सजा दी गई थी कि जी पीछे ये है। तो जब वो फैसला आ चुका हुआ है कि ये किस्सा ही नहीं है, तो वो तो जब मफरूलियत खत्म करते हैं, कोर्ट के ऑफ लॉ के सामने पेश करते हैं, नंबर 1 उनकी जमानतें कंफर्म हो जाएंगी। और एक केस जो अल-अजीजिया का है, जिसमें जज को सजा दे दी गई कि आपने गलत फैसला किया दबाव में आके, तो मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने ये समझा कि ये क्लियर होना है तो ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं रहेगी। आप कह रहे हैं कि ये चेंज हो गई, ठीक है, ये 2-3 हफ्तों में सेटलमेंट हो जाएगी। 2-3 हफ्ते में आपको ये सेटलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, थैंक यू सो मच सर। सीनियर सहाफी तज्ज़ियेकार आमिर इलियास राना साहब, जो कि जिनका ख्याल है कि 2-3 हफ्ते में नवाज शरीफ साहब से मुतालिक जो मामलात हैं अदालत में वो भी सेटल होते हुए दिखाई देंगे, और उन्होंने कहा कि नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शंस होते वो देख रहे हैं। लेकिन साथ ही असेंबली की मुद्दत जहां पर 12 अगस्त 13 अगस्त की बात की जा रही है कि खत्म होती है, उससे 2-3 रोज कबल मुद्दत खत्म की जा सकती है, असेंबली तोड़ी जा सकती है, ताकि 90 दिन का एक जो है वो स्पेस और 90 दिन के बाद फिर वो इलेक्शंस होते हुए दिखाई दें। एक ब्रेक के बाद हाजिर हो जी। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक के बाद जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी पीटीआई चेयरमैन की तोशाखाना केस में अपील पर फैसला खुद करने के बजाय, और जो तहरीरी फैसला सामने आया उसमें उसको वापस से ट्रायल कोर्ट की तरफ भेज दिया गया है, और जो उसमें बात की गई है कि विद इन 7 days ट्रायल कोर्ट जो है वो इट विल डिसाइड फ्रेश
तो इसका मतलब क्या है? कानूनी माहिरीन की इस पर राय लेंगे और क्या दोबारा दलाइल सुनने से नतीजा बदल सकता है? क्योंकि आज पीटीआई सेलिब्रेट इस चीज को जरूर कर रही है कि उनको टेम्पररी एक रिलीफ जरूर मिला है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमें ऑर्डिनेंसेस और मिडनाइट ऑर्डिनेंसेस जिस तरह से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, नैब ऑर्डिनेंस, नैब अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस 2023 भी सामने आया, जो 14 रोज का रिमांड है वो 30 रोज कर दिया गया, और फिर जो इख्तियारात चेयरमैन नैब साहब को दे दिए गए हैं, वो भी कुछ अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट्स है जिनका आगाज गुज़िश्ता साल से हुआ है। उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जहांगीर जदून साहब, सीनियर माहिर कानून, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। जदून साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए सर। और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर माहिर कानून, तज्जियाकार एंड फॉर्मर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। जदून साहब, तोशाखाना केस के मुताल्लिक ही सवाल ये कि ऑल्दो के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सेशन कोर्ट का जो फैसला है वो कलअदम करार देते हुए, जिसमें पीटीआई चेयरमैन की जानिब से आपको पता है दायर करदा जो तोशाखाना केस को नाकाबिले समाअत करार देने की दरख्वास्त थी, वो मुस्तरद कर दी। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि जो कॉन्सिक्वेंटली द एप्लीकेशन एंड क्वेश्चन शैल बी डीम्ड टू बी पेंडिंग एंड डिसाइडेड अफ्रेश बाय द लर्नड ट्रायल कोर्ट विद इन 7 days। तो सर, इसका मतलब भी नाजरीन को समझा दीजिए कि ये दोबारा से ट्रायल कोर्ट में क्यों भेजा गया यह मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस जो केस था इसमें 2 मेन पॉइंट ये थे कि नंबर एक तो कह रहे थे इनके मुताबिक जी ये टाइम बार्ड है, 120 दिन के बाद केस फाइल किया गया है तो ये मेंटेनेबल नहीं है केस। और दूसरा ये था कि एथोराइजेशन का इशू था कि जो कमीशन है उसने एथोराइज नहीं किया, बल्कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन एथोराइज किया है। सेक्रेटरी इज नॉट इलेक्शन कमीशन एज पर द इलेक्शन एक्ट या एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें जो इनके 2 ये मेन तराज थे, तो वो आगे फिर उस कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की तो वो हाई कोर्ट में आगे क्रिमिनल रिवीजन की, और ये इनको 12 मई को 8 मई को इमरान खान गिरफ्तार होते हैं और 12 मई को ना ये रिलीफ मिला कि स्टे हो गया प्रोसीडिंग नीचे। हालांकि नीचे कोर्ट भी कंस्टिट्यूट हो गई थी और उस कोर्ट पे भी इन्होंने, मैं आपको बताता चलो कि नो कॉन्फिडेंस किया था कि वहां पे उन्होंने कहा जी आप इस कोर्ट पे हमें एतमाद नहीं है। एक बात में बिल्कुल मतलब इसमें कोई मैं साइड ही लेना चाहता, लेकिन जिस केस को पीटीआई वाले डिले करना चाहें उनके पास बिल्कुल अपरेटस भी है, मोडस ऑपरेंडी भी है, वो डिले कर सकते हैं। तो अभी इस केस की मुझे यही फेट लगती है कि पहले तो केस बड़ा तेजी से चल रहा था, लेकिन अभी ये मजीद डिले होगा। अभी ये 7 दिन का टाइम इसलिए दिया है कि आप इनकी जो आर्गूमेंट्स है या इनकी मौजूदात जो है इनको दोबारा आप सुने और सुन के एक रीजनेबल डिसीजन दिए कि आया ये केस चल सकता है या नहीं है। तो अब अगर 7 दिन में, तो मुश्किल ही मुझे लगता है कि 7 दिन में ये पीटीआई वाले खुद ही कंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, 2 कोर्ट की डायरेक्शन है तो वो ये तरीके जानते हैं कि केस को किस तरह डिले किया जाए। तो अगर 7 दिन के बाद कोई फैसला होता है ये दोबारा हाई कोर्ट में आ जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में अब ये काम चलता रहेगा और ये चलाने में बड़े, आपको पता है, एक्सपर्टीज है इनकी। आप कह रहे हैं कि इनके पास तमाम एपरेटस भी मौजूद है और इनके पास एक्सपर्टीज भी मौजूद है। राजा साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? ये करेंगे राय साहब मुझसे इत्तेफाक, वरना मैं राय साहब को मजीद आर्गूमेंट दे सकता हूँ, कन्विंस कर सकता हूँ कि दे कैन डू दैट। अच्छा राजा साहब, आपकी क्या इस पर राय है और आपको लगता है कि 7 दिन के अंदर ये कहीं किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा? और जो डिसाइडेड अफ्रेश की बात है तो नए ग्राउंड्स भी सामने आ सकते हैं? देखिए, वकील तो यही उसका एक टेक्निक होती है उसके पास, ये उसके शोबे से ताल्लुक है कि जी वो डिले भी करता है केसेस को, टाइम भी बोरो करता है, कहीं वो कोशिश करता है कि जी सालों केस ना चल सके। कहीं हमने देखी अपीलें जो सालों साल नवाज शरीफ की पड़ी हुई हैं, नहीं चल रही, वकील ने कहा जी ये तो इनके प्लेटलेट्स कम हो गए, इनको जाने दें। तो वकील के पास तो रास्ते बहुत से होते हैं। अब ऑब्वियसली ये जो पीटीआई खुशी मना रही है, मैं नहीं समझता कि कोई उनके हक में फैसला आया है या वो कोई केस खत्म हो गया है। ऑल्दो जो जज साहब थे इस ट्रायल कोर्ट के, वो तो अपना फैसला दे चुके थे कि जनाब इसमें ये टाइम बार्ड भी नहीं है और ये सही है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेहतर समझा कि जी नहीं, इस पे आप दोबारा से फाइंडिंग्स दीजिए। तो अब विद इन 7 days वो दोबारा से यही जो जदून साहब ने 2 मेन पॉइंट्स बताए हैं, पूरा इस केस का जो क्रक्स है वो यही है कि 2 चीजें डिटरमिन करनी है, बल्कि एक चीज है, सेक्शन 137 सब क्लॉज और है इलेक्शन एक्ट की, और वो कहती है कि अगर इसको समझने का बात है कि ये केस कोई वो नहीं है कि घड़ी किसने बेची, कितने की बेची, दुकानदार आ गया, रसीदें आ गई।
ये केस है कि जनाब आपने एक गोशवारा जमा कराया और उस साल के गोशवारे में आपने ये इंदराज करने की बजाय अगले साल के गोशवारे में इसकी एंट्री की। बिल्कुल, नॉट जस्ट अबाउट नॉमिनेशन पेपर्स, सालाना गोशवारे नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये सिर्फ उस गोशवारे की स्टेटमेंट की हद तक है। इसमें ये नहीं है कि घड़ी बेची, सस्ती बेची, उसको कैसे बेचा, क्यों नहीं बेचा, जो एक आम पब्लिक को बताया जा रहा है। तो अब उसमें ये होता है कि अगर कोई मेंबर जोन सा है पार्लियामेंट का, वो अगर अपना स्टेटमेंट जोन सी है वो फॉल्स देता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ विद इन 120 डेज जोन सा है वो करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस का केस फाइल कर सकती है, प्रोसीडिंग्स कर सकती है। बट इन द इंस्टेंट केस जो पीटीआई का स्टांस है वो ये है कि चूंकि 120 दिन से तो बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया, इसलिए ये टाइम लिमिटेशन पे हिट होता है। ठीक है, तो इस इशू को डिसाइड किया जाएगा और फिर उसके बाद दोबारा हाई कोर्ट आएंगे, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो ये कोई इतना आसानी से मुझे लग रहा है कि ये ट्रायल होता हुआ जल्दी में नहीं दिखाई दे रहा। बट जदून साहब, तोशाखाना केस में अगर सजा होती है, नाअहली की तलवार तो पीटीआई चेयरमैन के सर पे लटक रही है, सजा होती है, कन्विक्शन के नतीजे में नाअहली की मुद्दत क्या होगी? देखिए, मैं जिस तरह राय साहब ने कहा है, मैंने पहले अपना यही पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि ये ट्रायल जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे ऑलरेडी उसको कोर्ट पे इन्होंने नो ऑब्जेक्शन कर दिया, नो कॉन्फिडेंस कर दिया, और ये मजीद इसको आगे लेके जाएंगे। और मैं बिल्कुल 100% ये राय साहब ने मुझसे इत्तेफाक किया है कि ये केस जो है ना, वो क्योंकि वो समझते, अगर ये बिल्कुल सिंपल सा केस होता है ना, तो फिर ये कहते जल्दी जल्दी फारग कर दो। उसमें यह है, बिल्कुल राज साहब ने सही कहा, मैं जैसे उनको आगे सेकंड करता हूँ कि ये जो घड़ी बेच के इन्होंने इनकम शो की थी वो उस कुशवारे में उन्होंने शो नहीं की थी। इसमें यही केस था कि आपने कंसीलमेंट ऑफ द एसेट्स जो है, कंसीलमेंट ऑफ द इनकम की है, तो उस पे पर इलेक्शन कमीशन ने कहा ये करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, और करप्ट प्रैक्टिस की सजा जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो 3 years इम्प्रिजनमेंट है। तो 3 year के बाद अब तो डिस्क्वालिफिकेशन वैसे भी 5 year उन्होंने कर दी है। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इसमें कोई 10 दिन में, अगर अभी देखें ना 7 दिन के बाद ये फैसला होता है, फिर वो हाईकोर्ट में आ जाएंगे, हो सके हाईकोर्ट में छुट्टियां हो सकता है 2-4 महीने और लग जाएं। तो ये इस इलेक्शन में तो मुझे नहीं इसका फैसला होता नजर आता है इस केस का। और सर ये ताहयात नाअहली भी नहीं बनती? नहीं, ताहयात महली तो खत्म हो गई, अब एक्ट तो आ गया ताहयात महली का, वो तो 5 year कर दी उन्होंने। 62(1)(f) के तहत हुई है। नहीं, इसमें तो देखें ना, इसमें तो ताहयात महली नहीं हो सकती, इसमें किस तरह होगी? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन जिसमें बिल्कुल कोई दी थी 62(1)(f) में उन्होंने कहा था इनकी ताहयात महली, बल्कि ये केस तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने इसलिए किया था कि इनको 62(1)(f) के अंदर जो अमीन सादुक और अमीन ये नहीं इन्होंने छुपाया है वो डिक्लेयर करे, वो इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है ये करप्ट प्रैक्टिस में क्रिमिनल ऑफेंस बनता है और इसका समरी ट्रायल होता है, इलेक्शन कमीशन रेफरेंस बना के भेजता है। तो उस पर अब ये डिबेट होनी है कि रेफरेंस अगर इलेक्शन कमीशन ने, इसमें ये भी एक क्वेश्चन हाईकोर्ट ने उठाया था कि चले अगर किसी अनऑथराइज्ड बंदे ने भेजा है तो उसकी राज्यसभा की बताया, हमारे वकला में ऐसा होता है कि बाज़ बात वकालतनामा साइन नहीं होता तो वो रेक्टिफिकेशन हो सकती है इस केस की, वो पूरे केस को प्रेजुडिस नहीं करता। तो अगर कोई अथोराइज बंदा नहीं होता, ये कंपनी का सेक्रेटरी नहीं करता, तो वो दोबारा उसको अथोराइजेशन रेक्टिफिकेशन के जरिए भी कर सकता है। इसमें ये भी एक पॉइंट बड़ा उठाया था, फिर हाईकोर्ट ने इसको क्लैरिफाई करके दोबारा कहा है कि अभी दोबारा इस पे अपनी फाइंडिंग दे। लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन मुझे नजर नहीं आ रही है इस केस में। ठीक है, जो 63(1) राज साहब 63(1)(p) की जो बात की जाती है, जो डिस्क्वालिफिकेशन ईसीपी की जानिब से हुई थी अंडर 63(1)(p), बट साथ साथ इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी, और चूंकि इस तहरीरी हुक्मनामे में ये बात दर्ज है कि उनकी जानिब से भी कहा गया था कि कंप्लेंट जो फाइल की गई थी वो वैलिडली की गई थी एंड डज नॉट सफर फ्रॉम एनी लीगल इन्फर्मिटी। बट राज साहब, इंटेंशन बिहाइंड ओमिशन कैसे प्रूव होगी? देखिए, इंटेंशन की बात नहीं है, ये एक प्रोसीजर की बात है। इफ अ लॉ प्रोवाइड्स अ प्रोसीजर इट हैज टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टो सेंसो इन दैट मैनर। अगर उसको आप नहीं करते तो फिर कुछ एक्ट्स होते हैं वो वॉइड हो जाते हैं, उससे पूरा केस खत्म होता है या नहीं होता। ये चीजें ही तो आप उसने डिटरमिन करनी है ट्रायल कोर्ट ने कि जी क्या ये जो डिफेक्ट है ये उसके पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को विशिएट कर देगा, खत्म कर देगा, या ये डिफेक्ट से रेक्टिफाई हो सकता है। सो दीज पॉइंट्स वुड गो टू द ट्रायल कोर्ट, वो देखेंगे और फिर दोबारा आएगा। एंड इसमें कोई ऐसी पैनिक का कोई इशू नहीं है इस केस में।
राइट जदून साहब, ये जो नैब ऑर्डिनेंस की जो बात की गई और फिर एक और हुक्मनामा जारी किया गया कायम मकाम सदर मुमलिकत की जानिब से सादिक सिंजरानी साहब ने, और वजीर आजम की एडवाइस के साथ आला अदलिया के जजेस की तनख्वाहों में इजाफा भी कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है 2023 का, सिर्फ एक तरफ पहले हमने देखा अमेंडमेंट्स आई, कानून बनाया गया और उसमें जो 90 रोज का रिमांड था उसको 14 दिन कर दिया गया। अब 14 दिन को दोबारा से 30 दिन कर दिया गया है। फिर चेयरमैन नैब को अथॉरिटी दे दी गई है उनके पास वारंट गिरफ्तारी जारी करने का, वो भी एक इंक्वायरी, एक तफ्तीश के स्टेज पर। ये आपको लगता है कि मतलब रातों रात ये क्यों किया जा रहा है? कोई हुकूमत किसी कंफ्यूजन का शिकार है या जाते जाते कुछ इनकंसिस्टेंसी मतलब देखने में आ रही है? ये किसको बेनिफिट कर रहे हैं? ये इसमें अब तो मैं कोई नैब को नहीं प्रेजेंट कर रहा, नहीं इसमें इसमें कोई आई वाज इन द कंसल्टेशन प्रोसेस। लेकिन देखिए, अब पहले 90 डेज का जो रिमांड उन्होंने खत्म किया, तो 90 डेज के रिमांड को भी पीटीआई ने चैलेंज किया है कि जी ये भी गलत है। तो फिर उन्होंने 14 डेज का किया था, तो उसको उन्होंने चैलेंज किया है। अब ये 14 से 30 डेज कर दिया, तो इसमें एक एक्स्ट्रा उन्होंने कहा जी कि जो नैब का चेयरमैन है वो अरेस्ट कर सकता है अगर वो जो एलिजिडली एक्यूज्ड है, अगर वो कोऑपरेट नहीं करता, वो इन्वेस्टिगेशन बार बार बुलाने के बावजूद नहीं आता। ये तो मेरे ख्याल में इतना वो नहीं है कि अनयूजुअल नहीं है, क्योंकि आयोग के पास ये पावर होती है, या जिस तरह अब बेल मिल रही है पीटीआई के चेयरमैन को, उसमें ये डायरेक्शन दी जाती है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, और नैब के केस में भी डायरेक्शन है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। जदूर साहब, की माफी, महज इल्जामात की बुनियाद पर अरेस्ट भी हो सकते हैं? नहीं, ये मैं आपको बताने वाला था, आपने इंटरप्ट कर दिया। अब ये देखें ना, चेयरमैन का काम है वो मटेरियल देखेगा। जब कोई बंदा देखो ना लिबर्टी कर्टेल करते हैं, आप किसी को अरेस्ट करते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली यू हैव टू सी द एविडेंस, यू हैव टू सी द मटेरियल। उस एविडेंस और मटेरियल के बाद जो है आप एक डिसीजन करते हैं कि इसकी अरेस्ट जरूरी है, अरेस्ट के बगैर जो है जिसका ये जो कोऑपरेशन नहीं हो सकता, या इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं होगी, या ये इंटेंशनली ये बंदा जो है अवॉइड करना चाहता है या ये कोऑपरेट नहीं करता। तो उसमें देखे ना, पुलिस का कोई केस होता है, एफआईए करता है, किसी भी एजेंसी का होता है, तो उसका आईओ होता है, उसके पास पावर होती है, पावर टू अरेस्ट अ पर्सन हु इज नॉट कोऑपरेटिंग विद द इन्वेस्टिगेशन, और वो इंटेंशनली अवॉइड करता है। इसमें एक ये बात भी है ना कि अगर बंदा कोऑपरेटिव हुआ है तो हो सकता है वो केस जो अब कन्फ्रंट करेंगे ना एविडेंस के, ये वाली एविडेंस से आपके खिलाफ ये काम आपने किया है, वो कहेगा जी एविडेंस नहीं है मेरे खिलाफ, इसका कोई कोलैबोरेशन और करें, तो हो सकता है वो उसमें बरी भी हो जाए या उसके खिलाफ केस न भी बनता हो। कलेक्शन ऑफ एविडेंस का मतलब ये नहीं कि आप हर आदमी को हर सूरत में प्रोसिक्यूट करेंगे, ये बात नहीं होती। कलेक्शन ऑफ एविडेंस या प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि आप उसके प्रो एंड अगेंस्ट एक मटेरियल कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको कन्फ्रंट करते हैं। अगर वो कन्फ्रंट होता है, अगर वो कहता है जी उसे कोई एक एक्सकल्पेटरी या इनकल्पेटरी स्टेप वो उसमें मटेरियल आता है, तो अकॉर्डिंगली फिर वो डील होता है बंदा। राइट, बट जदून साहब, इंप्रेशन चूंकि इन तरमीम से यही मिल रहा है कि शायद परहैप्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और खदशात कुछ इस हवाले से इजहार किए जा रहे हैं उसके कि उनको और उनकी एहलिया को गिरफ्तार किया जा सकता है 190 मिलियन पाउंड का जो केस है। बट राज साहब, क्या महज राइट राज साहब, क्या महज ये सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए आपके ख्याल में ये नैब कवानीन में इतनी मतलब अहम तरामीम की जा सकती हैं? ऑल्दो कि वी ऑलरेडी नो पीटीआई की और चेयरमैन की जानिब से एक पिटीशन आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में गई थी, और ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच है वो उस पर समाअत मुकम्मल भी कर चुका है। असल में जो ये मौजूदा हुकूमत है, ये तो नैब तरामीम इनका एक पसंदीदा मशगला है, और टेलर्ड मेड नैब तरामीम ये करती हैं। पहले इन्होंने केस टू केस बेसिस पे ऐसी तरामीम की कि एक केस को उठाओ, ये कैसे खत्म होता है कि जी नैब में अगर ये अमेंडमेंट कर दी जाए 50 करोड़ से कम करके 49 कर दो, खत्म होता है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ओमनी ग्रुप का केस है, तो जी आप इसको मनी लॉन्ड्रिंग को निकालें, ये खत्म होता है। टैक्स का मैटर है, आप ऐसे करते हैं। तो वो जो सेट ऑफ अमेंडमेंट्स थी वो टेलर्ड थी कि केस टू केस बेसिस पे के केसेस को खत्म करना है। फिर जो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट्स की, क्या अचानक से जरूरत पड़ गई कि गवर्नर को ऑर्डिनेंस के जरिए पार्लियामेंट की हुई अमेंडमेंट्स को रिवर्स करना पड़ गया। तो फिर हमें नजर आया कि अब इनको जरूरत पड़ गई कि वो तो केसेस बंद करने के लिए हम अमेंडमेंट्स कर रहे थे अपने, अब यहाँ पे केसेस खोलने के लिए और केसेस में इम्प्लीकेट करने के लिए
हमें कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स की जरूरत है कि जिसमें खाली ये अरेस्ट की हद तक अमेंडमेंट्स नहीं है, इसमें वादा माफ गवाह की अमेंडमेंट है, इसमें ये अमेंडमेंट है कि सेक्शन 14A जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि अगर किसी को कोई तोहफा दिया जाता है तो अब वो शख्स साबित करता फिरे कि जनाब ये तोहफा जो सा है मैंने करप्शन के लिए नहीं लिया, ये तो वाकई उसकी नीयत सही थी। तो जो पहले पूरा वावेला होता था कि जी नैब साबित करे कि बर्डन ऑफ प्रूफ, इन्होंने उसी को केसेस को खत्म कराने के बाद अब दोबारा से कर दिया। तो बज़ाहिर दो केसेस हमें नजर आ रहे हैं, एक ये तोशा खाना वाला एंड ऑन टॉप जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी है उसको सामने रख के ये तमाम अमेंडमेंट्स की जा रही हैं कि किसी तरीके से फिट इन किया जाए कि जो बंदे हैं उनको लॉ के जरिए अमेंड करके इम्प्लीकेट किया जाए। एक सेकंड, और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है अलीना कि पहले तो नैब का अदारा सिर्फ पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता था, अब तो कानून ही वो मोम की गुड़िया बन गई है कि जिसको जब चाहा अमेंड कर लिया। अदारा तो भले से तैयार बैठा है, तो अब कानून के साथ भी ये खिलवाड़ हो रहा है। राइट, बट राज साहब कैन पीटीआई, मतलब जदून साहब, कैन पीटीआई ऑब्जेक्ट टू इट? बिकॉज यही कुछ उनके दौरे हुकूमत में भी हो रहा था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जस्टिस शेख अजमत सईद साहब की भी जजमेंट मौजूद है जिसमें अरेस्ट के भी हवाले से कहा गया था कि नैब जो है वो किसी भी स्टेज पर मुल्जिम को गिरफ्तार कर सकती है। सो बहरहाल ये तमाम चीजें जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी है, लोग भी जानते हैं। थैंक यू सो मच जदून साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राजा आमिर अब्बास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें प्रोग्राम रैप अप करने की तरफ जाना है। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे जहांगीर जदून साहब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर माहिर कानून, तज्जियाकार और साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम, मदीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।